नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे जो है एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और ये हमारा पशुपालन विषय का ये पहला वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस में आए हुए प्रश्न। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2013 से लेकर 2025 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं उनके बारे में हम सारी चर्चा करने वाले हैं और हम एक एक प्रश्न को ठीक से समझेंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये हमारा पशुपालन और कक्षा 11वीं का ये पहला वीडियो आप मान लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो है हमारा अध्याय क्या है, प्रारंभिक अध्ययन। प्रारंभिक अध्ययन में हम देखेंगे सबसे पहला हमारा विकल्प क्या आया था 2013 और 24 में। तो हम ये इसके विकल्प बहुत कम है तो हम शुरू से ही हल कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया है कि पशुधन द्वारा प्राप्त निम्नलिखित पदार्थों में सर्वाधिक किसका योगदान होता है। तो दुग्ध पदार्थ का होता है क्या, खाद्य तथा ईंधन का, मांस का और बाल एवं ऊन का। तो सबसे ज़्यादा जो पशुओं से मिलता है तो उनमें सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है, दुग्ध पदार्थ। क्या है, दुग्ध पदार्थ। और दूसरा क्या पूछा है फिर 2013 और 24 में पूछा गया था ये प्रश्न, केंद्रीय ग्राम योजना किस सन में प्रारंभ की गई। तो केंद्रीय ग्राम योजना 1948 में प्रारंभ की गई और यह योजना किससे संबंधित है, पशु से संबंधित है, यानी पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब हम देखेंगे दूसरी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है और उस योजना को किस नाम से जाना जाता है, गो सदन योजना। कौन सी योजना, गो सदन योजना। और गो सदन योजना प्रारंभ हुई थी 1952 में। फिर इसके बाद में जो है चौथा नंबर का प्रश्न विकल्प में क्या दिया है कि भारत में सबसे पहले प्रारंभ की गई योजना है। तो भारत में सबसे पहले प्रारंभ की गई योजना केंद्रीय ग्राम योजना है। कौन सी योजना है, केंद्रीय ग्राम योजना है जो 1948 में प्रारंभ की गई। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। अब अगला क्या दिया हुआ है प्रश्न कि निम्न में से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्ति में योगदान है। तो किसका सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्ति में योगदान है, चमड़ा का। चमड़ा को सबसे ज्यादा विदेश में निर्यात किया जाता है और यह किससे मिलता है, पशुओं से मिलने वाला पदार्थ है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ये हमने देखे विकल्प। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जो है सबसे सरल रिक्त स्थान पहला दिया हुआ है और उसमें क्या पूछा गया है, गाय का एक औसत ब्यात खालिस्तान दिनों का होता है। गाय का एक औसत ब्यात 300 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 300 दिन का होता है। अब पूछा है रिक्त स्थान दूसरा में क्या पूछा है, केंद्रीय ग्राम योजना सन 1948 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 1948 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल में। फिर चौथा क्या पूछा है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, फरे। और ये फरे गांव जो है मथुरा में पड़ता है। राष्ट्रीय आय का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा पशुधन से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का 9.59% हिस्सा पशुधन से प्राप्त होता है। अब हम देखने वाले हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में देखिए 2020 में एक प्रश्न आया था और क्या पूछा था
कि गो सदन योजना 1952 में प्रारंभ की गई। तो गो सदन योजना जो है कब प्रारंभ की गई? गो सदन योजना 1952 में प्रारंभ की गई। भारत की जनसंख्या का लगभग 20% कृषि पर आधारित है, ये गलत है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं सही जोड़ी। तो देखो सही जोड़ी में 2023 और 24 में कौन सा प्रश्न आया था वो हम पहले देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान। पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? 1948। पंचवर्षीय योजना का आरंभ जो हुआ था 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और केंद्रीय ग्राम योजना 1948 में। और लास्ट में क्या बचा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। तो अभी हमने देखे अध्याय 1 के बहुत सारे प्रश्न और अब हम देखने वाले हैं अध्याय 2 के प्रश्न। अध्याय 2 में क्या दिया है? पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ एनिमल्स। तो इसमें हम देखने वाले हैं विकल्प में कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए एक एक करके हम ठीक से समझने वाले हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक आपको ज़रूर करना है और लाइक ही नहीं अपने दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि उनको भी मेरा वीडियो मिल सके। और चलिए हम देखते हैं क्या दिया है कि निम्नलिखित अंग गाय की गर्दन में पाया जाता है परंतु भैंस में नहीं पाया जाता। तो गाय में पाए जाने वाला अंग जो है हलंड, गलकंबल और टांट, ये सभी किस में पाए जाते हैं? गाय में, लेकिन भैंस में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनन अंग नर पशुओं में पाया जाता है? अंडकोश, मुतान, शिशन, ये सारे जो है नर पशुओं में पाए जाते हैं। गाय की गर्दन में कुल कितने भाग होते हैं? ये प्रश्न 2022 में पूछा था। तो गाय की गर्दन में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। और फिर चौथा प्रश्न क्या है जो 2022 में पूछा गया था कि गाय की कौन सी नस्ल में कुंवड़ उपस्थित होता है? तो गाय की देसी नस्ल में क्या होता है? कुंवड़ उपस्थित होता है। तो इसी तरह हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान क्या दिया है? छोटा तथा खालिस्तान एवं खींचा हुआ खालिस्तान उत्तम बैलों की निशानी है। तो छोटा क्या होना चाहिए? वृषण होना चाहिए। और इसके बाद में एवं खींचा हुआ क्या होना चाहिए? मुतान। यदि ये दो विशेषता यदि किसी पशु में पाई जाती है तो उसे उत्तम बैलों की निशानी मानी जाती है। खुर के निचले भाग से लेकर स्कंद प्रदेश तक की दूरी पशु की खालिस्तान कहलाती है। तो पशु की क्या कहलाती है? ऊंचाई। नीचे से हम खुर से देखते हैं स्कंद प्रदेश तक। नथुने, रुट्टी एवं मुँहे को मिलाकर खालिस्तान कहते हैं। नथुने, रुट्टी एवं मुँहे को मिलाकर क्या बनता है? थूथन बनता है। क्या बनता है? थूथन। अब हम देखने वाले हैं शत-शत। और शत-शत में पहला हमारे सामने क्या दिया है जो 2022 में आए हुए प्रश्न था कि सुविकसित, मुलायम, आयन एवं सुस्पष्ट दूध सिरा अधिक दूध देने वाली गाय की पहचान की निशानी है। बिल्कुल सही। विकसित उदर एवं दुग्ध सिराए दुधारी गाय के लक्षण है। बिल्कुल सही। बकरी, भैंस एवं भेड़ों में कुंवड़ उपस्थित होता है। तो ये प्रश्न कैसा है? गलत है। कैसा है? गलत है। गायों के आयन अधिक विकसित होते हैं जबकि भैंसों के आयन कम विकसित होते हैं। बिल्कुल गलत प्रश्न है ये। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न में क्या दिया। शत-शत में विकसित आयन थन, दुग्ध सिरा एवं भग
नर पशुओं के जनन अंग हैं। ये प्रश्न कैसा है जो सत्य असत्य का? बिल्कुल असत्य प्रश्न है। गाय का अधर वक्ष कम विकसित होता है, ये कैसा है प्रश्न? सत्य है। आयन पर टेढ़ी मेढ़ी और अधिक सिराएं होने से दूध का उत्पादन अधिक होता है, ये भी कैसा है? सत्य है। तो बस इस अध्याय से केवल इतने ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं अगला अध्याय। अब हम देखने वाले हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या दिया है? गाय एवं भैंस के प्रमुख तंत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेन सिस्टम ऑफ काउ एंड बफेलो। और उसमें क्या देखेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारे सामने पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित को वास्तविक अमाशय कहते हैं। तो वास्तविक अमाशय जो है एबोमेजम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एबोमेजम को कहा जाता है। और ये चारों जो दिए हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये सब क्या है? पशु के पेट के अंग हैं। यानी कि पशु के पाचन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है, वो ये है। और रेटिकुलम जो होता है, रेटिकुलम की क्या पहचान है? ये रेटिकुलम जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। फिर क्या दिया है? नर पशुओं में मुख्य लैंगिक अंग माना जाता है। तो नर पशुओं का मुख्य लैंगिक अंग क्या है? वृषण है। और बाकी यहाँ पर जो 3 अंग दिए हैं, मुतान, सिसन और अंडकोश, ये सब सहायक अंग माने जाते हैं। अब हमारे सामने तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? तीसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण बैल के हृदय का वजन कितना होता है? हृदय यानी हार्ट का वजन कितना होता है? तो 2.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 2.5 किलोग्राम होता है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न 2023 में आया था और पूछा क्या था? रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने वाले कोशिका क्या कहलाती है? रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने वाली कोशिका धमनी कहलाती है। रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने वाली कोशिकाएं धमनी कहलाती है। और फिर वहां से रक्त ले जाने का काम किसका रहता है? शिरा का रहता है। अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या पूछा गया है? स्तन ग्रंथि खाली स्थान का रूपांतरण है। स्तन ग्रंथि किसका रूपांतरण है? स्वेद ग्रंथि का। किसका है? स्वेद ग्रंथि का। अब इसके बाद में क्या दिया है? पालतू पशुओं के हृदय में खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सत्य सत्य में हमारे सामने क्या दिया है? पहला सत्य सत्य दिया है कि पशु का कंकाल एक जैव ऊतक है। बिल्कुल सत्य है। मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग गर्भाशय है, ये गलत है। अब हम देखने वाले हैं संभावित सही जोड़ी जो आ सकती है। तो सही जोड़ी में पहला क्या दिया है? मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र यहाँ पर क्या दिया? अंडाशय। क्या दिया है? अंडाशय। फिर इसके बाद में क्या दिया? नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र क्या है? वृषण। क्या है? वृषण। फिर तीसरा दिया है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र का संबंध किससे है? फेफड़े से है। किससे है? फेफड़े से। और चौथा क्या दिया है? परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में क्या दिया है? हृदय। परिसंचरण का तंत्र का संबंध किससे है? हृदय से है। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिया है तो उनको भी हमें समझना है। तो पहला क्या दिया है? पशुओं में ग्रीवा का मुख कब खुलता है? तो पशुओं में ग्रीवा का मुख ऋतुमयी होने पर खुलता है। कार्टिलेज किस प्रोटीन का बना होता है? कार्टिलेज जो है कॉर्डिन प्रोटीन का बना होता है। पशु का संरचनात्मक ढांचा क्या कहलाता है? पशु का संरचनात्मक ढांचा कंकाल कहलाता है। अब अध्याय 4 देखने वाले हैं हम। अध्याय 4 में क्या दिया है? पशुओं की उन्नत नस्लें, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में, और जो प्रश्न आया था उन्हीं को हमें ठीक से समझना है। तो आज का वीडियो हमारा क्या है कि जो प्रश्न विगत वर्षों में आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनको ठीक से समझना। ये हमारा वीडियो का, ये हमारे
वीडियो का मुख्य पॉइंट है। और इसके बाद में यदि आपको लगता है कि इसमें और आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और यदि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं अगले वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना है, तब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पशुओं की उन्नत नस्लें फर्स्ट, और दिया क्या है पशुओं की उन्नत नस्लें फर्स्ट में दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या पूछा है कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भैंस की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है, तो वो है क्या है, मुर्रा है। सबसे अधिक वसा प्रतिशत की मात्रा पाई जाती है कौन सी, भदावरी नस्ल में। भदावरी भैंस की नस्ल के दूध में कितनी होती है, 13%। हंसिया के आकार के सींग वाले भैंस की नस्ल है। हंसिया के आकार की सींग होते हैं भैंस की नस्ल के, वो क्या है, सूरती। जाफराबादी भैंस का मूल स्थान है काठियावाड़, जो गुजरात में पड़ता है उसका जाफराबाद क्षेत्र, जाफराबादी भैंस का। अब हम देखने वाले हैं पांचवा विकल्प, और पांचवें विकल्प में क्या पूछा है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक भैंस पाली जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक भैंस कहाँ पर पाली जाती है, भारत में पाली जाती है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या पूछा है, खालिस्तान को एशियाई पशु भी कहते हैं। भैंस को एशियाई पशु के नाम से भी जाना जाता है। खालिस्तान नस्ल की भैंस सबसे भारी होती है। जाफराबादी जो है, जाफराबादी नस्ल की भैंस जो है सभी भैंसों में भारी होती है। शत में कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे इस अध्याय से, केवल 2-4 ही प्रश्न हैं, सभी को हम देख लेते हैं। कि नागपुरी भैंस सामान्यतः 12 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, बिल्कुल गलत। सूरती नस्ल की भैंसे के गर्दन पर घने बाल होते हैं तथा ये डरावनी होती है, ये भी गलत पहचान है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में 2019 से एक प्रश्न आया हुआ था, और वो प्रश्न क्या पूछा था हम उसको देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है, भदावरी के बारे में पूछा है। तो भदावरी जो भैंस है आगरा का भदावर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, आगरा का भदावर क्षेत्र में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल जो है, मुर्रा नस्ल का संबंध कहाँ से है, मुर्रा नस्ल जो दिया है, मुर्रा एक भैंस है तो उसका क्या दिया है वैज्ञानिक नाम, बुवेलास बुवेलिस। क्या दिया है, बुवेलास बुवेलिस, नहीं सॉरी, मुर्रा नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, रोहतक हिसार हरियाणा में। कहाँ पर पाई जाती है, रोहतक हिसार हरियाणा में। जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात का काठियावाड़ एवं जाफराबाद क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इसके बाद में सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, सूरती नस्ल जो है, सूरती नस्ल का संबंध जो है बड़ौदा गुजरात से है। किससे है, बड़ौदा गुजरात से है। और लास्ट में क्या बचा है, 5वें नंबर का भैंस, और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुवेलास बुवेलिस। क्या नाम है, बुवेलास बुवेलिस। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमने आज जो है यहाँ पर 4 अध्याय देखे, तो 4 अध्याय के विकल्प हमने देखे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसे लगा और मेरे समझाने का तरीका क्या है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप उसे शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पेपर के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी उन तक पहुँचे। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।